गणपति बप्पा मोरया ये उद्घोष आज लगभग पूरे भारत में गूंज रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो शोर है वो महाराष्ट्र के पूरे मुंबई और रायगढ़ के करीब 300 किलोमीटर के एरिया में घूम रहा है। गणेश जी पूरे भारत में प्रथम पूज्य बन गए हैं, लेकिन क्यों महाराष्ट्र के इस इलाके में गणेश उत्सव की जो धूम है पूरे देश से ज्यादा रहती है? क्यों यहाँ का जो पूजा पंडाल है हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती है? कैसे यहाँ गणेश चतुर्थी का जो पर्व है घरों से निकलकर सार्वजनिक तौर पर आया है? तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि गणेश पूजा की शुरुआत कैसे होती है, कैसे यह छुआछूत मिटाने से लेकर आंदोलन तक, जो आजादी की लड़ाई है वहां तक से लेकर आज राजनीतिक अड्डा बना हुआ है। इसके बाद ये कमाई का जरिया बन गया है। गणेश जी की पूजा कैसे बना है समझेंगे इस वीडियो में डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय भूभाग में अगर सनातन धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय की बात किया जाए तो एक है वैष्णव, दूसरा शैव, तीसरा है शाक्त। जो उत्तर भारत का एरिया है यहाँ पर देख सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जिसे नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है उत्तर भारत, यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के विभिन्न रूप, वैष्णव जी यानी विष्णु जी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। वहीं अगर दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण की ओर जितना ही बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण की तरफ जितना बढ़ेंगे तो वहां पर जो शैव संप्रदाय हैं यानी भगवान शिव के जो विभिन्न रूप हैं उनके उपासक मिलते हैं। वहीं महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में अगर पहुंचते हैं आप, कोंकण क्षेत्र में पहुंचते हैं भारत की, तो वहां पर जो शंकर जी के पुत्र गणेश जी हैं इनका बहुत ज्यादा भव्य पूजा पाठ मिला जाता है। यहाँ पर उनको जो पूजते हैं कहते हैं कि गणेश जी विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता हैं। इसी वजह से जो कोंकण का ब्राह्मण समुदाय है शुरू से ही गणेश पूजा करता आया है। आगे बढ़ेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मराठा साम्राज्य में गणेश पूजा का जो उपासना है वहां से उसका चलन कैसे हुआ था? पुणे के एक कस्बा गणपति को पुणे का शहर इष्ट देवता मानता है। कहते हैं कि ये गणेश मंदिर छत्रपति शिवाजी की जो माता जी थी जीजाबाई, उन्होंने बनवाया था। 1630 में जीजाबाई ने अपने पति सरदार शाहजी भोंसले के साथ पुणे आई थी। उसी समय उन्होंने यहाँ पर गणेश मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। इसी मंदिर को कस्बा गणपति का नाम दिया गया। छत्रपति शिवाजी के दौर और उसके बाद जो मराठा साम्राज्य के जो पेशवा काल था वहां भी जो गणेश पूजन है, गणेश जी का पूजा है, उसका चलन और भी बढ़ता चला गया। पुणे में पेशवाओं के निवास सनिवास खाड़ा में हर साल भव्य गणेश पूजन वहां पर किया जाता था। फिर उसके बाद आता है 1893 में एक दंगा हुआ था। दंगे में एकता लाने के लिए सार्वजनिक रूप से गणेश पूजा का इस्तेमाल किया गया। 11 अगस्त 1893 में मुंबई के एक पिधोनी में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। अंग्रेजों ने इसे रोकने के बजाय और भी हवा डालना शुरू किया, भड़काना शुरू किया। इस दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में माहौल खराब हो गया था। भावनाएं भड़कने के लिए अंग्रेज सिर्फ एक ही पक्ष को तवज्जो देते थे ताकि इसमें और भी दरार पड़ते चला जाए। ऐसे में पुणे में भाऊ साहब रंगारीस यानी भाऊ साहब लक्ष्मण जावले ने अपने घर पर ही एक भव्य गणेश पंडाल लगाया जो सार्वजनिक था। ये पहली सार्वजनिक गणेश पूजा वहीं पर की गई। इसे क्षेत्र में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह पहली तौर पर देखा गया कि यहाँ से जो हिंदू है एकजुट हो सकते हैं। फिर उसके बाद इस पूजा को बाल गंगाधर तिलक ने भी सार्वजनिक पंडाल बढ़ाकर बढ़ाना शुरू कर दिया। आज भाऊ साहब रंगारी गणेश पंडाल से जुड़े सूरज रेड्डी बताते हैं कि 1893 के उस पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हुए थे। तिलक ने अपना जो अखबार था केसरी, बाल गंगाधर तिलक का अखबार था केसरी, इसमें भी इन्होंने जो गणेश पूजा थी उसकी तारीफ की, उसको बढ़ावा देने के लिए और भी इसे सार्वजनिक किया। तिलक ने ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को और भी ज्यादा बढ़ाने की अपील भी करते थे। फिर उसके बाद 1893 में तिलक ने जो पहला गणेश पूजा पंडाल है वो बनाया था। तिलक ने मुंबई का जो गिरगांव इलाका है उसमें पहला सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल वहां पर बना था। केसवी नायक चाल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल था जो आज भी गणेश पूजा का आयोजन वहां पर किया जाता है, भव्यता के साथ वहां पर किया जाता है। बाल गंगाधर तिलक के जो वंशज हैं जिनका नाम है रोहित तिलक, उनके द्वारा बताया गया कि उस दौर में सार्वजनिक गणेश पूजा सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही नहीं बल्कि छुआछूत और भेदभाव जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ भी एक मंच प्रदान किया जाता था। तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक करने की बात कर रहे थे उस समय कई मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। तिलक और उनके साथियों ने इस अभियान को छुआछूत के खिलाफ भी एक मंच प्रदान करने के लिए किया था।
तिलक अपने अखबारों में लगातार गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने और ऐसे ही दूसरे आयोजन के भी अपील करते आए हैं कि दूसरे भी आयोजन इस तरीके के हो ताकि जो छुआछूत है, भेदभाव है, मिटे। नतीजा यह हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल बढ़कर 2 गुना हो गया। ऐसे में जो आयोजनों का प्रचार है दूसरे प्रांतों तक जाना शुरू कर दिया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार को पेठ के गणेश पंडाल में भी पहुंचकर पूजन किया, जबकि ये रेड लाइट एरिया था। 1908 में तिलक ने अकोला और 1919 में संगाली के उन इलाकों में गणेश पंडालों में भी गए थे जहां अछूतों की संख्या सबसे ज्यादा थी। आजादी की लड़ाई का हिस्सा भी गणेश जी की पूजा बनी थी। 1910 आते आते यानी 1910 आते आते सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक एक आयोजन नहीं रहा था। इन पंडालों के जरिए सामाजिक संदेश भी नहीं बल्कि राजनीतिक आवाजें भी उठाई जाती थी। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट लागू किया था, जिसके जरिए राजनीतिक सभाओं को सख्ती से दबा दिया जाता था। ऐसे में कई गणेश पूजा के पंडाल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े राजनीतिक मंच भी बनाए गए थे। आधिकारिक तौर पर धार्मिक आयोजन होने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगाना मुश्किल था, वहां उसका इस्तेमाल किया जाता था। बोस और नेहरू जी को भी गणेश जी के रूप में दिखाया गया था। 1910 के बाद से सार्वजनिक गणेश पूजा पंडालों पर स्वतंत्रता संग्राम का जो असर है वो काफी दिखना शुरू कर दिया। इस समय तक हर साल गणेश मूर्ति की थीम के जरिए कोई न कोई संदेश दिया जाता था। 1940 के दौरान में गणेश पंडालों की जो थीम है द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ गई। 1946 में यानी कि 1946 में गणेश पंडाल में गणेश की मूर्ति को सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखाया गया था। 1947 में एक पंडाल में गणेश को बैलगाड़ी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा कपड़ों में दिखाया गया था। फिर 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद गणेश की मूर्ति को महात्मा के रूप में सजाया गया था। तो इस तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया गया गणेश पूजा को। फिर उसके बाद आते हैं मुंबई, पुणे, रायगढ़ के इलाके में। वहां की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए भी गणेश पूजा का जो चलन है वो बढ़ता चला गया। देश को आजादी मिलते मिलते पुणे में शुरू हुई सार्वजनिक गणेश पूजा एक तरफ मुंबई तो दूसरी तरफ रायगढ़ तक काफी पॉपुलर हो चुकी थी। महाराष्ट्र में ये इलाका वो था जहां काम की तलाश में दूसरे राज्यों से भी काफी लोग आकर बसे थे। यहाँ इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ। इसका असर पूजा पंडालों की जो भव्यता है उसमें दिखना शुरू कर दी। धीरे धीरे गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ने से इस जो ये उत्सव है, सेलिब्रेशन है, ये एक अलग ही अर्थव्यवस्था तैयार कर दिया। मूर्तिकार, पंडाल बनाने वालों को और पंडाल के आसपास जो स्टॉल लगाने वाले हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का स्रोत बन गया था। आजादी के बाद भी सार्वजनिक गणेश पूजा पर राजनीतिक प्रभाव तो रहा, लेकिन इसके मायने बदल गए थे। बड़े गणेश पूजा पंडालों का जो इतना प्रभाव था इसके अध्यक्ष राजनीति में उतरना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में शिवसेना की एंट्री होती है। वो अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए गणेश पूजा जो मंडल है उसका जरिया बनाया। पार्टी ने अलग अलग इलाकों में गणेश पूजा मंडल बनाकर पूजा का आयोजन कराना शुरू किया। पार्टी के पदाधिकारी ही इन पूजा मंडलों को संभालते हैं और इनके ही जरिए जनता के बीच अपनी जो पॉपुलैरिटी है, पहुंच है, वो बढ़ाना शुरू किया। अब इस इलाके में गणेश पूजा मंडलों को एक तरह से राजनीति की पहली पीढ़ी माना जाता है। पुणे में बड़े बड़े जो पूजा मंडलों के अध्यक्ष हैं इसमें ज्यादातर कारपोरेट यानी कि पार्षद ही बनते हैं। 1895 में सिर्फ पुणे में 12 सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल हुआ करते थे। आज मुंबई पुणे को मिलाकर 44,000 सार्वजनिक तौर पर गणेश पूजा पंडाल लगते हैं। सिर्फ मुंबई में ही अगर बात किया जाए तो 20,000 से ज्यादा, सिर्फ मुंबई में 20,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश पूजाएं की जाती है। 1982 में मुंबई में 1340 सार्वजनिक पंडाल थे और 2016 के डाटा के अनुसार बताया गया है कि इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 11,756। सोच सकते हैं 11,756 पंडाल बढ़ गए। 2023 का अगर आंकड़ा की बात किया जाए तो मुंबई में बड़े गणेश पूजा पंडाल की संख्या अब कितनी हो गई है, 2700 सिर्फ मुंबई में हो गई। दरअसल ये 2700 पूजाएं हैं जिनके लिए पूजा मंडलों को मुंबई नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है। 2023 में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए बीएमसी ने, जो मुंबई म्युनिसिपैलिटीज है, उसने 2016 में आर्टिफिशियल लेक बनाई, यानी कि जो तालाब हैं, नदियां हैं, वो भी गंदे हो रहे थे। तो ये जो बीएमसी है उसने आर्टिफिशियल यानी कि जो कृत्रिम तरीके से वो झील बनाई कि आप इसी झील में विसर्जित कर सकते हैं, अन्यथा कहीं आप इसे विसर्जित
नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब हर साल 300 करोड़ रुपए की सिर्फ गणेश मूर्तियां बिकती हैं। ध्यान रखिएगा, 2015 में एसोचैम की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें बताया गया था कि सालाना रेवेन्यू करीब 20,000 करोड़ है, जो हर साल करीब 30% की दर से बढ़ता ही चला जाता है। 11 दिन के इस आयोजन में एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। वहीं ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो 45 से 50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर टर्नओवर होता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक हर साल 20 करोड़ से ज्यादा गणपति की मूर्तियां बिकती हैं, जिनमें करीब 300 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। यानी कि 300 करोड़ रुपए का हर साल यहाँ पर बिजनेस होता है, यानी कि लाखों करोड़ तक इसका अनुमान है कि ये जो गणेश पूजा है इस पर खर्च होता है। तो किस तरीके से ये इकोनॉमिक सर्कुलेंस कर रही है, अब ये कमाई का जरिया बन गई है, क्योंकि मूर्तिकार के लिए अलग कमाई है, स्टॉल लगाने के लिए अलग कमाई है, राजनीतिक अड्डा तो अलग ही बना है। तो ये हुई थी गणेश चतुर्थी की शुरुआत, जो घर से निकलकर बाहर आई, आजादी से लेकर राजनीतिक अड्डा बनने से लेकर आज कमाई का जरिया बन चुकी है। थैंक यू।